तरीके का विद्रोह, जिस तरीके का एक चैलेंज किया, वो चैलेंज जो है वो सस्टेन कर जाता है। और निश्चित तौर से आप अगर कहें कि ये जो क्राइसिस है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसका जो आने वाला समय होगा, इसके कई सारे रिpercussions होंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो साउथ एशियन रीजन का जो एक इथोस है उसको, दूसरा भारत की जो विदेश नीति है, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो किस तरीके से आगे आकार लेंगे, उसमें क्या घटित होगा, और जो सेना है बांग्लादेश में उसका क्या रोल होगा, कैसे एक आंतरिक सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करके लॉन्ग टर्म में इन सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है या क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा ही ऐसा विषय है जिसको आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। तो जिनके भी कीन इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश पॉलिटिक्स में या इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को जो स्टडी करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही फर्टाइल पीरियड है जिसमें वो चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और बांग्लादेश के साथ साथ जो साउथ एशिया रीजन की जो पॉलिटिक्स है, जो इम्पोर्टेंस है साउथ एशिया का, वो किस तरीके से इवॉल्व होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली आपको स्टडी करनी होगी कि आखिर ये जो सिचुएशन आया वो क्यों आया, इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे, इसमें क्या ऐसी प्रक्रियाएं थी, क्या ऐसी घटनाएं थी जिसने इस तरीके के चीज़ों को शेप दिया, पहली बात। दूसरा हमको ये देखना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये किस दिशा में जाता है, क्या डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाएगी, क्या जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है वो सोसाइटी फिर से उसको एक्सेप्ट कर पाएगी, और इन बिटवीन जो शेप लेगा बांग्लादेश, जो बांग्लादेशी समाज जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, उसमें क्या कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी प्रवाह के दौर में हैं, और कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश के लिए, भारत के विदेश नीति के नज़रिए से, और एट लार्ज अगर हम देखें तो साउथ एशियन रीजन का जो फ्यूचर है उसको भी आप देख सकते हैं। एक सेटबैक, चूँकि बहुत कम चर्चा होती है सार्क जैसे संगठन की, तो सार्क एज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी, क्योंकि इसका एक मेंबर जो है वो किस तरीके से कोलैप्स करता है, और इस कोलैप्स से जो उभरने की कहानी होगी वह बड़ी ही दिलचस्प होगी। और देखना होगा कि बांग्लादेशी समाज जो है इस घटना के बाद किस तरीके से अपने आप को रिकवर करता है, किस तरीके से वो कॉप अप करता है इन सारी चीज़ों को, और किस तरीके के भविष्य के प्रति, किस प्रकार का जो भविष्य है उसको निर्मित करता है। चूँकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बहुत हद तक बांग्लादेश की स्थिति साउथ एशियन रीजन्स में बहुत सारे देशों से बेहतर रही है। तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए आपको ये देखना होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से इवॉल्व होंगी, किस तरीके से ये सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, भारत का रोल क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो इसको कैसे देखते हैं। तो लगातार इस विषय वस्तु को देखे जाने की ज़रूरत है। कई सारे पर्सपेक्टिव्स आएंगे, इंस्टीट्यूशनल फेल्योर्स का पर्सपेक्टिव आएगा, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव्स आएंगे, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी का कंसेप्शन आएगा, यूथ एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल और जो कल्चरल जो डायनामिक्स है बांग्लादेशी सोसाइटी का, उसके स्टडीज़ होंगे। तो बहुत हद तक कई सारे ऐसे आयाम हैं जो खुल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स होंगे जो कि रीमैनिफेस्ट होंगे। आइडेंटिटी का इशू, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का इशू, कल्चर का इशू, पार्टिसिपेशन का इशू, ये सारे तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश के अध्ययन में आ जाएंगी। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, इन सारे डायमेंशन से बांग्लादेश के इस क्राइसिस को देखे जाने की आवश्यकता है। अगर इसे होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देखा जाएगा तो आप और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही छोटा सा रिफ्लेक्शन है आज की क्राइसिस पे। धीरे धीरे हम लोग इस पे और डिटेल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
कल हम लोग और इसके जो आयाम